आज का हमारा एनालिसिस दो ऐसी टीमों के बीच होगा जिनके बारे में मैं इतना तो कह सकता हूं कि दोनों टीमों ने प्लान बहुत किया था और ऑक्शन में जाकर मेहनत भी बहुत की थी। सही मेहनत गलत मेहनत अलग चीज़ है भाई, मामला 19-20 हर तरफ हो जाता है, लेकिन दोनों टीमों ने मेहनत बहुत की कि आईपीएल ऑक्शन से अपनी टीम को और भी ज़्यादा बेटर बनाया जाए। लेकिन वही बात है भैया, जब किस्मत ही फुल लेने के मूड में हो तो इंसान भैया फिर क्या ही करेगा। मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की। आपको पता है भैया, दोनों टीमों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। अब लखनऊ ने तो फिर भी अपनी समस्याएं मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत ऑक्शन से क्रिएट की हैं, पर केकेआर ने भैया अपनी पर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था और कुछ ऐसी बाइस की थी जिसकी वजह से वो एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे कि अपनी टीम को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे, लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसे इंजरी कंसर्न्स हुए हैं जिसने टीम को बहुत ज्यादा परेशान किया है। और फिर कुछ ऐसे खिलाड़ी फॉर्म में आ चुके हैं कि उनको खिलाना तो चाहते हैं पर आखिर खिलाएं कैसे, बताओ, ये भी अपने आप में एक समस्या है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? तो आखिर कैसे होगा दोनों टीमों का बेड़ा पार? क्या लखनऊ और केकेआर इस साल के आईपीएल के लिए हैं तैयार? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। शुरुआत करता हूं मैं अपने घर की टीम लखनऊ से और बस इतना कहूंगा कि भाई साहब हम बढ़िया हैं, हैदराबाद बढ़िया है, दोनों को मिला दो तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि भैया एक ने बैटिंग 11 बना रखी है तो दूसरे ने बॉलिंग 11। एसआरएच के एनालिसिस करते हुए हमने समझा था कि कैसे इस दानों की टोली में 300 मारने की भी क्षमता है और इनके गेंदबाजों में 300 खाने की भी। वैसे हमारी लखनऊ में भी बल्लेबाज तो छोड़ दो, पर हमारी गेंदबाजी 11 खिलाने की क्षमता हमारी हर दिन की है। एक्चुअली वो भी इंजर्ड बॉलिंग 11। भाई साहब लिटरली लखनऊ के स्क्वाड में आपको 9 तेज गेंदबाज नजर आएंगे और 2 स्पिनर्स भी हैं। मतलब अगर आप सिर्फ इनको जोड़ लो तो आपकी प्लेइंग 11 तैयार हो जाएगी। और अभी ऑलराउंडर्स का तो मैंने नाम भी नहीं लिया। पर भाई एक बात माननी पड़ेगी कि लोग काफी मजे ले रहे थे गोयनका साहब के कि भाई आपने कितने भारतीय गेंदबाज रख लिए हैं अपनी टीम में, और वो भी सारे इंजरी प्रोन खिलाड़ी ही हैं। पर भैया जिस तरीके से विदेशी खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं ना, अब तो लगता है कि गोयनका साहब के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है, क्योंकि अपने गोयनका साहब असली विजनरी आदमी थे। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि ये विदेशी खिलाड़ी इस बार धोखेबाजी करेंगे। भाई ने सारे इंडियन भर लिए। धीरे धीरे समझ आ रहा है गोयनका जी ने मेड इन इंडिया फास्ट बॉलर्स 11 क्यों बनाई थी ऑक्शन में। द ग्रेट विजनरी गोयनका साहब। खैर गोयनका साहब के इस विजन में आखिर प्लेइंग 12 कैसी लखनऊ की बन रही है, चलिए वो समझते हैं। देखो सबसे पहला सवाल तो लखनऊ के पास ये होना चाहिए कि क्या ऋषभ पंत को ओपन करना चाहिए। ऋषभ का पिछला सीजन हम सब ने उठाकर देखा था, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे थे और बिल्कुल उनके रन्स नहीं आ रहे थे, लेकिन जब वो टॉप ऑर्डर में आए तो हमने उन्हें सेंचुरी भी स्कोर करते हुए देखा था। तो क्या वो अपने भले और टीम के भले के लिए अपने आप को एज एन ओपनर रिप्रेजेंट करेंगे? लेकिन इसका मतलब यह है कि जिन्होंने पिछले सीजन आपके लिए एज एन ओपनर अच्छा किया था, मिचेल मार्श और एडन मार्करम, आप उनके पोजीशन के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करोगे? मुझे लगता है कि शायद ऐसा ऋषभ पंत नहीं करेंगे। हालांकि दोस्तों यहां पर बैटिंग पोजीशन फ्लेक्सिबल हो सकती है, इसीलिए मैं बैटिंग पोजीशन के हिसाब से नहीं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि टॉप 4 में आपको नजर आएंगे मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन एंड ऋषभ पंत। और भाई अगर आप ये टॉप 4 देखते हो ना तो आपको लगता है भाई क्या बात कर रहे हो, क्या टीम बनाई है लखनऊ ने, इतने डिस्ट्रक्टिव टॉप 4। लेकिन मेरे भाई ये बात सच है कि यहां तक तो हमारी टीम ने बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन इसके बाद की कहानी थोड़ी सी ट्रिकी होती है। इसके बाद आपको नजर आएंगे आयुष बदोनी, अब्दुल समाद, और उसके बाद इनके पास ऑप्शन है वनिंदु हसरंगा का एंड शहबाज अहमद का। तो एक्चुअली मैं आपके लिए नंबर 5, 6, 7, 8 पर आयुष, अब्दुल, हसरंगा और शहबाज अहमद खेल रहे हैं। ये होने वाला है आपका मिडिल ऑर्डर, और उसमें भी ये कैच है कि वनिंदु हसरंगा फिट हो, क्योंकि अभी तो अपडेट्स ऐसे ही निकल कर आ रही हैं कि वनिंदु हसरंगा भी डाउटफुल है। अगले हफ्ते उनका फिटनेस टेस्ट होगा और तब हमें पता चलेगा कि क्या वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे भी या फिर नहीं। अब जैसे अपडेट आएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो तो आपको मिल जाएगी, पर पॉइंट यहां पर यही तो है कि हसरंगा की वजह से तो आपकी टीम को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल रही थी, और अगर वो भी इंजर्ड हो गए तो आपके लिए तो चीजें और भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि हसरंगा वाज योर स्टील बाई इन दिस ऑक्शन। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बाई ही अगर आपके साथ टूर्नामेंट में नहीं जुड़ी, चीजें और खराब। और इसीलिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये अक्षत रघुवंशी को भी खिलाने का सोचें, जो कि एमपी से आते हैं। आई थिंक एमपी T20 लीग ही थी, उसमें बहुत भयंकर परफॉर्मेंस की थी, लेकिन उनको खिलाने के बावजूद भी क्या मिडिल ऑर्डर में उस तरीके का ट्रस्ट आप जनरेट कर रहे हो जिस तरीके का आपका टॉप ऑर्डर है? मतलब आपका टॉप ऑर्डर देखकर तो इतना हैवी लगता है कि लगता है भाई साहब क्या खतरनाक टीम है, लेकिन उसके बाद जैसे से आप मिडिल ऑर्डर में आ रहे हो मामला हल्का हो रहा है। खैर इसके बाद नंबर 9 पर आ सकते हैं आवेश खान या फिर मोहसिन खान में से कोई एक। आपको पता है कि भैया इनके पास पेस बैटरी की पूरी फैक्ट्री है, तो जिसको मन कहे उसे खिलाएं, जितना रोटेट करना है उतना करें। इसके बाद मोहम्मद शामी सीनियर मोस्ट पेसर लीड करेंगे मयंक यादव के साथ, और मुझे लगता है कि दिग्वेश राठी आपके इंपैक्ट प्लेयर फॉर श्योर होने वाले हैं। दिस कुड बी द पॉसिबल प्लेइंग 12 ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स। अब डेफिनेटली इसमें मुझे पता है आप पेसर्स को लेकर कह सकते हो कि उत्कर्ष भाई ये पेसर नहीं, ये खेलना चाहिए, आकाश खेलने चाहिए, बहुत अच्छी यॉर्कर नील करते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन, वो रोटेट कर सकते हैं भाई, उसमें मैं कुछ खास ज्यादा ओपिनियन नहीं रख रहा। पर पता है अपने घर की टीम है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ओपिनियन जरूर दूंगा लखनऊ को। मुझे ये लगता है ना कि अगर आप जॉश इंग्लिश को कन्विंस कर लेते हो कि भाई साहब वो ना जो छुट्टी लेने वाले थे कि भाई मैं शादी के लिए छुट्टी लूंगा, उसके बाद मैं हनीमून पे जाऊंगा, उसके बाद 2-4 मैचेस खेलने चला आऊंगा, अगर आप उन्हें कन्विंस कर लेते हो, जैसा कि रिपोर्ट्स आई थी कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ शादी के लिए जाए, हनीमून को पोस्टपोन कर दें, तो फिर वो मुश्किल से 2-3 मैचेस आपके लिए मिस करेंगे, बाकी पूरी टूर्नामेंट में अवेलेबल हो सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है, इफ दिस इज अ पॉसिबिलिटी, जो आपका मिडिल ऑर्डर यहां पर गंदा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, गंदे कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है, उसमें बीच में जॉश इंग्लिश को किसी भी एक पोजीशन पर डाल दो, चाहे 5-6, आई डोंट केयर, any position which you feel he is suitable at, just play
हिम एंड मेक योर मिडिल ऑर्डर मोर स्ट्रॉन्ग। क्योंकि वैसे भी हसरंगा पर तो आपके लिए डाउट्स ही हैं, फिर आप एनरिक नोकिया पर कितना ट्रस्ट करते हो। मुझे लगता है सबसे बेहतर विकल्प यह है कि इतने सारे इंडियन ऑप्शंस रखे क्यों हैं भाई गेंदबाजी में, अब इन्हीं को यूटिलाइज करो टूर्नामेंट में। और ऊपर ना आपका जो मेन दिक्कत आ रही है मिडिल ऑर्डर में आपकी बैटिंग को लेकर, वहां पर जॉश इंग्लिश को यूटिलाइज कर लो। आई थिंक दैट कुड बी द बेस्ट ऑप्शन। क्या लगता है लखनऊ के फैंस? कमेंट्स में जरूर बताएं। खैर चलिए कर लेते हैं इस टीम का स्वॉट एनालिसिस। बात करेंगे हमारी टीम के स्ट्रेंथ के बारे में। तो भाई आपको बहुत अच्छे से पता है सबसे डिस्ट्रक्टिव टॉप 4 है हमारी टीम के पास। वी हैव लिटरली मार्श, पंत, माकरम एंड पूरन। ऐसे ही नहीं भैया, 49% अपनी पर्स का इन्होंने कीपर्स पर ही लगा दिया है। इन्हें भी पता है कि उन कीपर्स में 2 तो पंत और पूरन है, और वो हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी टीम को पूरा करते हैं भाई साहब, और उनका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इनफैक्ट एक बार फिर से लखनऊ टॉप हैवी टीम ही है, और पिछले सीजन तो पंत की परफॉर्मेंस आई भी नहीं थी, फिर भी इस टीम ने रन्स इतने ज्यादा बनाए थे क्योंकि भैया मार्श, माकरम और पूरन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीजन था। और मुझे लगता है वैसा ही कुछ एक बार फिर से रेप्लिकेट करना पड़ेगा अगर लखनऊ को इस टूर्नामेंट में डोमिनेट करना है। दूसरा इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ऑब्वियसली दे हैव वन ऑफ द बेस्ट इंडियन अटैक, और जिस अटैक में बहुत ज्यादा वैरायटी है। जब पूरी टीम ही गेंदबाजों से भरी है तो गेंदबाजी में वैरायटी होना तो लाजमी है ना। उसमें क्या ही स्ट्रेंथ है। बात तो सही है। बात करें अगर हमारी टीम के वीकनेस की, तो सबसे बड़ी वीकनेस तो डेफिनेटली यही है कि आपने डेविड डायनामाइट मिलर को एज अ फिनिशर जाने दिया था और आपको उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिली। जॉश इंग्लिश एक्चुअल में उस पोजीशन के लिए बने नहीं है, जहां पर मैं फिर भी उन्हें जबरदस्ती फिट करने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी सब्जेक्ट टू कंडीशन की पहले तो वो मान जाएं खेलने के लिए। तो बहुत से सारे इफ एंड बट हैं, और इसका ये मतलब है कि ये आपके लिए ठीक ठाक समस्या है। मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत गंदा नजर आ रहा है, और इसीलिए सेकंड वीकनेस भी चिल्लाकर यही कहती है कि आपका जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें सीरियस डेप्थ इशू है। आई मीन वही बात है कि अगर आपके लिए नंबर 5, 6 एंड 7 पर बदोनी, समद एंड सहबाज खेल रहे हैं, देन वेल डन योर टीम। बहुत अच्छा आपने बनाया है, मैं क्या बोलूं। बस इतना कहूंगा कि जॉश इंग्लिश को अगर आप इतना पैसा दे रहे हो ना, तो बोलो फिर जस्टिन लैंगर को कि यूटिलाइज करें उन्हें, सही से कन्विंस करें उन्हें, तभी भैया यहाँ पर बात बनेगी। वरना ये जो आपने किया है ना ऑक्शन में जाकर, जिस तरीके की स्ट्रेटजी यूज़ की है, इसका क्रिटिसिज्म होगा। बात करें अगर टीम की अपॉर्चुनिटी की, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एक बार फिर से आएगी ऋषभ पंत के कंधों पर। भाई देखो पिछला सीजन बहुत डिजास्टर्स गया था, और सच ये है कि टीम ने आप पे बहुत निवेश किया है। मतलब एक कप्तान केएल राहुल, उनको हटाकर आपको टीम में लाया गया है। यू जस्ट नो हाउ मच दे नाउ वैल्यू यू, सो यू हैव टू परफॉर्म एट द एंड ऑफ द डे। और पिछला सीजन आपका बहुत खराब गया था एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर भी। नाउ यू हैव टू इंप्रूव इन ऑल दैट फ्रंट। ऋषभ पंत सच्चाई ये है कि बहुत समय से हमें क्रिकेट से थोड़े से बाहर ही नजर आ रहे हैं, ना वो वाइड बॉल सेटअप का हिस्सा है भारतीय टीम के। सो इट इज हिज अपॉर्चुनिटी टू शाइन। और जैसा मैं हर एक भारतीय कप्तान को ये बात की सलाह हर बार दे रहा हूं कि भाई साहब ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी आपकी अपनी टीम को लीड करने के लिए नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से डेमो है फ्यूचर T20 कप्तान भारतीय टीम के लिए भी बनने का। और मुझे लगता है कि ऋषभ पंत के लिए कमबैक करने का ना सिर्फ केवल IPL में बल्कि इंडियन टीम में इससे बड़ा मौका नहीं होगा। और वैसे भी भैया परफॉर्म कर दो। मतलब गोयनका साहब पिछले सीजन बहुत नॉर्मल रह गए थे, बार बार नहीं रह पाएंगे ना। विश्वास तो केएल भाई से पूछ लो। एंड अगर बात करें इस टीम के थ्रेट्स की, तो भाई साहब बहुत सारे इंजरी प्रोन खिलाड़ी हैं, और वो हमने ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया है। आई मीन वनिंदु हसरंगा इज सीरियसली डाउटफुल फॉर द एंटायर IPL सीजन। और फिर जो आपके गेंदबाज हैं ना, उनमें भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अभी क्लियरेंस मिलनी है, मिल चुकी है। फिर वो कितने फिट रहेंगे, कितने खेलेंगे, इन शॉर्ट पूरे कांच की बोतल ही आपने भर रखी है। फिर चाहे वो मयंक हो, मोहसिन हो, आकाश हो, मतलब आवेश हो, सारे कितने भी नाम उठाकर देख लो, सबका वही हाल रहता है। एंड दैट इज अ ट्रबल फॉर दिस टीम। आई मीन ये पहली ऐसी टीम है जिसमें हसरंगा एज एन स्पिनर आते हैं और वो भी इंजरी प्रोन है। आई मीन स्पिन ऑलराउंडर कहाँ इंजर्ड होते हैं भाई इतने, जितना हसरंगा होते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं लखनऊ को एनालाइज करूं, तो फिर से वही कहूंगा कि बहुत ही टॉप हैवी साइड है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे मोहम्मद शामी पर एज अ लीडर, जो पेस अटैक को लीड करें। बहुत से इंजरी प्रोन खिलाड़ी हैं, उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। और शायद बहुत कुछ डिपेंडेंट करता है एक बार फिर से कि इनका जो टॉप 4 है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सकता है। और फिर इनके गेंदबाज, इनके पेसर्स क्या अपनी टीम के साथ जुड़कर एक कंबाइन पावर के तौर पर सामने निकल कर आ सकते हैं। क्योंकि मिडिल ऑर्डर में वो इश्यूज आपको डेफिनेटली नजर आएंगे। उसको काउंटर करने के लिए आपके टॉप ऑर्डर और आपके गेंदबाजों से कुछ स्पेशल एफर्ट की उम्मीद है। अगर वो हो गई तो शायद टूर्नामेंट अच्छा चला जाए, वरना तो चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे नजर आ रही हैं। खैर अब बात कर लेते हैं KKR फ्रेंचाइज को लेकर। और भाई KKR को लेकर ना इस सीजन के पहले बहुत चर्चा है, क्योंकि इतने सारे खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं, इतनी सारी समस्याएं इस टीम को लेकर आ रही हैं, और काफ़ी सारे फैंस अपनी ही टीम पर डाउट कर रहे हैं। पर क्या सच में ऐसा है? मतलब इतना ज़्यादा मामला गड़बड़ हो गया है इस टीम का? थोड़ा सा समझते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा KKR के बारे में कि ये टीम शायद कह सकती है कि हमें तो हमारी किस्मत ने लूटा, वरना आदमी हम भी बड़े काम के थे। आई मीन सच कहूँ तो ऑक्शन में जाते हुए इस टीम ने इतनी कुछ खास
ज़्यादा गलती की नहीं थी, बल्कि अपनी टीम को बेस्ट पॉसिबल चांस दिया था। वो मुस्तफिजुर रहमान की एक साइन मेरे को बिल्कुल पल्ले ना पड़ी थी, उसके अलावा इट ऑल वेंट गुड फॉर देम। बट अब इन्हें थोड़ी पता था कि हमारे लिए हर्षित राणा इंजर्ड हो जाएंगे, पथिराना पर कंफर्मेशन नहीं होगी, रहमान भी बाहर चले जाएंगे, कैमरॉन ग्रीन की अचानक से फॉर्म चली जाएगी। आई मीन दे हैड नो आइडिया। और सच कहूं तो आई कैन लिटरली फील फॉर दिस टीम, क्योंकि रियलिटी ये है कि जब इस टीम ने फिन एलन और टिम साइफर्ट को साइन किया था तो हम सब लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई कहाँ किसको साइन कर लिया, कितनी अच्छी फॉर्म है इनकी। और इन्होंने भी साइन यही सोच के किया था कि इनमें से खिलाना होगा तो एक आधा किसी को खिलाएंगे। अब इन्हें थोड़ी पता था कि T20 वर्ल्ड कप में दोनों इतनी तूफानी फॉर्म में आ जाएंगे कि हमें अंत में जाकर दोनों को खिलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम जो 11 बनाना चाहते हैं वो शायद बना ही नहीं पाएंगे। आई मीन लॉजिकली अगर अब आप इस टीम को उठाकर देखोगे तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि कुछ भी कर लो बनी, पर शायद आप सबसे स्टेबल और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल 12 इनकी खिला ही नहीं सकते हो। किसी ना किसी को अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। इस कदर अब कॉम्बिनेशन इस टीम के सेट हो गए हैं, एंड दैट इज जस्ट अ प्रॉब्लम फॉर दिस टीम। ये बात याद रखना कि ये थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है इन IPL हिस्ट्री। इतनी हल्के में लेने वाली टीम KKR नहीं है, पर इस सीजन ऐसा फील होता है कि बहुत सारी दिक्कतें सामने आकर खड़ी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से इन्होंने ऑक्शन में बाइस की हैं, क्या उन्हीं प्लान्स के साथ ये टीम स्टिक करेगी या फिर अब कंडीशंस को देखते हुए बदलाव करेंगे? क्या ये फिन एलन और टिम साइफर्ट दोनों से ओपन कराएंगे या फिर जैसा इनके ऑक्शन प्लान्स थे किसी एक की तरफ ही जाना है एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू बी फिन एलन? क्या है इसका जवाब? मुझे ये लगता है कि आप चाहते हो कि आप दोनों को खिला लो, पर लॉजिकली ना, अगर आप मतीशा पथिराना को खिलाना चाहते हो जो कि बहुत जल्द फिट और अवेलेबल हो जाएंगे, और अगर वो फिट और अवेलेबल हैं तो आप खिलाओगे जरूर, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। आप नहीं खिला पाओगे, चाह कर भी आप फिन एलन और टिम साइफर्ट दोनों को नहीं खिला सकते। एक ही कंडीशन में खिला सकते हो कि आप पथिराना को सैक्रिफाइस कर दो कि भाई हमें नहीं खिलाना, कोई बात नहीं है, देन ओनली इट्स अ पॉसिबिलिटी। पर मुझे लगता है कि अगर वो फिट है तो ये पॉसिबिलिटी ये टीम कभी क्रिएट नहीं करेगी, एंड इसीलिए अगर आप इनकी 12 बनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि फिन एलन ओपन करने वाले हैं फॉर श्योर। और शायद फाइनली इस टीम को वो खिलाड़ी मिल चुका है जो इनके लिए ना वो फिल सॉल्ट की कमी को फिलअप कर सकता है। बहुत कमी खली है उस खिलाड़ी की, उस खिलाड़ी को रिलीज करके टीम ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, शायद उस मिस्टेक को कवर अप किया जा सकता है। एंड ही इज गोइंग टू ओपन विथ वर्म, अजिंक्य रहाणे द कैप्टन। अब मुझे यही लगता है कि यही बेस्ट चांस है आपके पास, क्योंकि आप अगर पथिराना को खिला रहे हो फिर आप नहीं खिला सकते चाहकर भी टिम साइफर्ट को। मैं बहुत डेस्परेटली चाहता हूं कि वो खेलें, पर एक ही तरीका है, पथिराना ड्रॉप कर दो, टिम साइफर्ट खिला लो, वरना मुझे लगता है कि आप फिन एलन और अजिंक्य रहाणे को खिलाओगे। एंड इसके बाद आप नंबर 3 पर कैमरॉन ग्रीन को खिलाओगे, नंबर 4 पर अंगक्रिश रघुवंशी हु कैन ऑल्सो कीप विकेट, या फिर विकेट कीपिंग फिन एलन भी कर सकते हैं। हालांकि एलन को उतनी कीपिंग पसंद नहीं है, पर अगर बोला जाएगा तो भाई करेंगे ही। इसके बाद रिंकू रमनदीप फॉर श्योर रहेंगे, अनुकूल रॉय आपको देखने को मिलेंगे, सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा, मतीशा पथिराना, वरुण चक्रवर्ती अल्टीमेटली खुद ब खुद को पिक कर लेते हैं। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास पेसर्स के जितने विकल्प हैं उनमें से किन को ट्राई करना चाहते हो। मैं उमरान मलिक के साथ जाऊंगा, टीम का मन करे तो किसी को भी ट्राई कर सकती है, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये है इनकी एक तरीके की सॉर्टेड 11 जो मुझे लगता है कि आप खिला सकते हो। दूसरी मैंने बताया, पथिराना को ड्रॉप कर दो, एक इंडियन पेसर खिला लो और आप इजिली ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर खिला जाओगे टिम साइफर्ट को। लेकिन उसके बाद सारे बैटर्स एक नंबर नीचे आ जाएंगे बैटिंग ऑर्डर में, और एक्चुअल में ये रियलिटी है कि फिर आप सारे बैटर्स को उनके यूजुअल पोजीशन से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी कराओगे। तो है भाई, वही मैं कह रहा हूं ना, स्टेबल 11 खिलाना इस टीम के लिए बहुत मुश्किल है। या तो फिर आप एक चीज और कर सकते हो इसमें कि एक पेसर को ड्रॉप कर दो। अगर आपको ये लगता है कि आप ग्रीन और अनुकूल से 4 ओवर्स निकलवा सकते हो हर मैच में, ड्रॉप 1 पेसर फ्रॉम दिस टीम एंड तेजस्वी दहिया को एज विकेट कीपर विस्फोटक फिनिशर के तौर पर खिला सकते हो, तो आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। दिस कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि दहिया साहब बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं भाई, और मुझे तो लगता है कि मौका मिलना चाहिए KKR की 11 में इनको इस साल, और अगर मौका मिलता है तो दिस कुड बी इवन मोर स्ट्रॉन्ग टीम। बट क्या ये रिस्क आप ले सकते हो ग्रीन और अनुकूल पर? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो बहुत आराम से आप देख सकते हो कि KKR की कोई एक 11 सबसे मजबूत निकल कर नहीं आएगी। बहुत से सिनेरियोज पर चीजें डिपेंड करती हैं और बहुत से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चलेंगे। इसीलिए मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूं कि सबसे स्टेबल 11 जब भी आप इस टीम की बनाने की कोशिश करोगे, किसी एक खिलाड़ी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और इसीलिए आप अपनी सबसे मजबूत 11 चाह कर भी मैदान में नहीं उतार सकते। खैर, बात करें अगर इस टीम के स्ट्रेंथ को लेकर, तो डेफिनेटली सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस टीम के एक्सप्लोसिव बैटर्स इन फिन एलन, टिम साइफर्ट, रिंकू एंड रमनदीप। भाई ये सारे खिलाड़ी, और स्पेशली अगर आपने तेजस्वी दहिया को भी खिला लिया तो बहुत सारे तूफानी प्लेयर्स हैं आपकी टीम पर, और स्पेशली इन ईडन गार्डन्स अपने दिन पर भाई साहब तबाही मचा सकते हैं। फिन एलन को हमने सेमीफाइनल में देखा था, रिंकू रमनदीप की क्वालिटी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और तेजस्वी दहिया को इस IPL में आप देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि दे हैव अ रियली एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप। अंगक्रिश रघुवंशी भैया सुपरस्टार है इस टीम का। इसके बाद अगर आप देखेंगे इस टीम के स्पिनर्स को, तो इन टर्म्स ऑफ वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण, ऑब्वियसली वरुण का वर्ल्ड कप उस तरीके से नहीं गया, सुनील भी थोड़ा पिछले 1
एक आधा सीजन से ऊपर नीचे चल रहे हैं, बट स्टिल इन दोनों का ट्रियो एज अ मिस्ट्री स्पिनर बेस्ट मिस्ट्री स्पिनर्स हैं इस पूरे टूर्नामेंट के। और 8 ओवर आपको एश्योरेंस देते हैं कि अगर बहुत अच्छा दिन भी नहीं रहा फिर भी मैच आपके हाथ से नहीं निकलने देंगे। एटलीस्ट वो 8 ओवर की गारंटी इन दोनों की तरफ से आपको मिलती है, और वो मुझे लगता है कि एक क्वालिटी स्पिन यूनिट है इस टीम के पास, जो कि शायद बहुत बड़ा फैक्टर है। वीकनेस की बात करें तो ऑलरेडी कितनी मर्तबा हाईलाइट कर दिया कि भाई आपके पास आपकी स्टेबल 11 नहीं है। अगर आप देखोगे रहाणे, रघुवंशी, नारायण को, इन सब को आपको आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग कराना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपने फिन और टिम साइफर्ट से ओपन करा दिया। और उसके बावजूद भी आपकी स्टेबल 11 भले बन जाए, स्ट्रॉन्गेस्ट 11 तो कभी निकलकर सामने नहीं आएगी, क्योंकि एक फ्रंट पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा हर बार आपकी 11 या 12 बनाने के लिए, एंड दैट इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम, अ बिग रेड अलर्ट फॉर एनी टीम। आई मीन देखो, रियलिटी ये है कि अगर आप ऐसे ही देख लो कि अगर आपको आपके स्किपर को इसलिए खिलाना पड़ रहा है क्योंकि वो आपकी टीम के स्किपर हैं, आपके पास कोई और लीडर नहीं है, आप इसलिए नहीं खिला रहे हो क्योंकि उनकी स्किल्स ऐसी हैं कि आपने उन्हें कप्तान बनाया है, सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर योर टीम। अब वहीं पर ना चीज़ें खराब हो जाती हैं, और वो इस टीम के साथ हाल रहा है। अजिंक्य रहाणे आपके पास एकमात्र लीडर है, और रियलिटी ये है कि वही सबसे बेस्ट है, आपके पास कोई और विकल्प है ही नहीं। श्रेयस अय्यर को जाने देना क्या अब ये टीम रिग्रेट करती है? क्या हर साल उस चीज़ का गम इस टीम को अब खलता है कि हमने श्रेयस अय्यर को अंडर एस्टिमेट कर दिया था? और सच कहूं तो फिर भी मुझे ये लगता है कि इस साल ऑक्शन में इस टीम ने काम अच्छा कर लिया था, पिछले सीजन से बेटर ही करते, पर इंजरीज और खिलाड़ियों का बेसमय आउट ऑफ फॉर्म होना और शायद कुछ खिलाड़ियों का फॉर्म में आ जाना इस टीम के लिए और भी ज्यादा रायता फैला दिया है। आई मीन हर्षित राणा आपके लिए की प्लेयर थे भाई, नंबर 8 पर जो बंदा लोअर डाउन द ऑर्डर हिटिंग करके दे और फिर ओवर अप फ्रंट आकर स्विंग करा दे, डेथ में गेंदबाजी डाल दे, कहाँ है ऐसे कोई खिलाड़ी? नहीं मिलते ऐसी रिप्लेसमेंट, आपको उनकी रिप्लेसमेंट मिलेगी भी नहीं। बात करें अगर अपॉर्चुनिटी की, तो बहुत से खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे कि मैंने बताया कि तेजस्वी दहिया कुड बी दैट प्लेयर, उमरान मलिक हो सकते हैं, बहुत समय बाद उनकी एक्सप्रेस पेस को शायद फिर से खुद को रीइन्वेंट करने का मौका मिल सकता है कप्तान अजिंक्य रहाणे को एक बार फिर से खुद को प्रूफ करने का। पिछले साल भी सवाल उठाए गए थे, पर हाईएस्ट रन गेटर थे अपनी टीम के लिए, एक अच्छे स्ट्राइक रेट और एवरेज के साथ भी रन बनाया था। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मौका है ना फिन एलन के पास फिल सॉल्ट को इस टीम में रिप्लेस करने का। देयर इज नो डाउट कि फिन एलन हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रोवाइज्ड T20 बैटर इन रिसेंट टाइम, और मुझे लगता है कि आईपीएल में आते हुए स्पेशली ईडन गार्डन जैसे छोटू से मैदान जो इतना ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली होता है, जिसमें ड्यू का इतना बड़ा रोल होता है, फिन एलन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हलवा हो सकती हैं। जिस तरीके की ड्रीम फॉर्म के साथ वो स्पेशली आ रहे हैं, तो अगर उन्होंने अपनी ड्रीम फॉर्म को रेप्लिकेट कर दिया ना, केकेआर फैंस ने खुश हो जाना है। वैसे तो इस टीम के थ्रेट्स को हमने बहुत अच्छे से ऑलरेडी इनकी वीकनेस में डिस्कस किया है, लेकिन अगर एक और चीज़ हाईलाइट करूं तो मुझे लगता है कि इनकी जो विनिंग स्ट्रीक रही होम में पिछले सीजन, वो इनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। जहां तक मुझे याद है कि 7 मुकाबलों में से सिर्फ 2 मुकाबले ये घर पर जीते थे, और इसको एक्चुअली में उल्टा होना चाहिए। आप 7 में से 5 घर पर जीतिए, 2 हारिए, तो फिर आपको लगता है कि आप टूर्नामेंट में अच्छा करेंगे। अगर आप घर पर नहीं जीत रहे तो फिर आप आरसीबी तो नहीं होना कि फिर आप ट्रॉफी जीत जाओगे, दिक्कत हो जाती है टीमों के साथ। और पिछले सीजन भी इस टीम ने बहुत क्लोज मैचेस घर पर खेले थे, लेकिन कभी जो है ड्यू का फैक्टर, कभी कुछ ना हो जाए तो कभी बोलर्स डिफेंड ना कर पाए, और उसकी वजह से ये बैक टू बैक मैचेस हार रहे थे। वहां पर काम करना पड़ेगा। पिच भी बहुत ज्यादा सिनेरियो में आई थी, इस बार भी देखना है भैया कि पिच किस तरीके से कैसे रहती है। अगेन बात वही है कि ईडन गार्डन में भाई साहब ड्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और आपको होम एडवांटेज मिलना चाहिए, तो इस टीम को वो होम एडवांटेज मिलेगा, या फिर शायद पिच क्यूरेटर से एक बार फिर से बहस करके थोड़ा सा पिच को इस तरीके से बनाया जाए कि वो इनकी टीम को मदद करे। होम एडवांटेज उठाना पड़ेगा केकेआर को अगर डोमिनेट करना है। इन शॉर्ट बोलूं तो भाई साहब बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस टीम के पास, और बहुत सी चीजें इस टीम के लिए अलाइन होनी चाहिए। टॉप ऑर्डर में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी फिन पर, और अगर टिम साइफर्ट खेलते हैं तो उनके ऊपर हैवी लोड उन्हें उठाना पड़ेगा। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती पर यह टीम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हर्षित राणा नहीं है तो फिर इनकी जो पेस बैटरी है उसमें पथिराना हमेशा इंजरी प्रोन खिलाड़ी के तौर पर रहेंगे, और फिर आपके जो इंडियन ऑप्शंस हैं उन्हीं को ग्रूम करके आपको काम चलाना पड़ेगा। दे हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ देम। अभी जिस तरीके से हम बातें कर रहे हैं शायद हालात उतने अच्छे नजर नहीं आते, लेकिन केकेआर बीइंग केकेआर ऐसे ही 3 ट्रॉफी नहीं जीती है तो लोग रूल आउट करेंगे और ये टीम रूल करेगी। होपफुली केकेआर के साथ इस सीजन भी कुछ ऐसा ही हो। आपको क्या लगता है केकेआर के फैंस, क्या होनी चाहिए आपकी बेस्ट पॉसिबल 12? क्या फिन और टिम दोनों ओपन करने चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग आईपीएल एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।